जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक शर्मा। देखिए आज मतलब जो आपका टॉपिक चल रहा था वो आपका यानी कि मूल अधिकार का टॉपिक चल रहा था। मूल अधिकार बोले तो भाग संख्या 3, जिसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक चल रहा था। इसमें मैंने आपको मूल अधिकार 6 बताए हुए थे। क्यों? क्योंकि भैया अगर मूल संविधान में मूल अधिकारों की बात करें तो 7 हैं। कितने भैया? 7 हैं। लेकिन वर्तमान में प्रदत्त मूल अधिकारों की बात करें तो इनकी संख्या 6 है। ठीक है, तो वही उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि आप लोग पढ़ चुके थे यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा जो पार्ट है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद संख्या 19 से 22, क्योंकि 18 तक आप पढ़ चुके हैं और 19 से 22 तक अभी के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद संख्या 19 से 22, आइए समझने का सीधे से प्रयास करें आप लोग। ठीक है, देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कितने अनुच्छेद कवर करता है? तो 19 से लेकर के 22 तक कवर करता है। इसको संविधान का यानी कि बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और संविधान की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है ये समझने का प्रयास करें। देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है, संविधान की रीढ़ की हड्डी। तो क्यों कहा जाता है अभी आप समझ जाएंगे, वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करें। देखिए पहला जो आपका आर्टिकल लिखा हुआ अनुच्छेद संख्या 19। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 19 जो लिखा है इसमें लिखा है, देखिए यहाँ पर अगर आपका लाइट आ रहा है तो भी आप इसको एक बार मैं बता देता हूं। इसके तहत भारतीय संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 19 कहता है कि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करें वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। 19 के पार्ट में डिवाइड किया है मैंने इसको भी यहाँ। तो देखिए 19 का पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आपके 6 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, आइए समझने का आप लोग प्रयास करें। देखिए 19 का फर्स्ट क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति। क्या लिखा है भैया? वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक मीन्स होता है बोलना। क्या होता है भैया? वाक मीन्स बोलना। ठीक है, तो बोलने की आजादी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो भैया बोलने की आजादी अनुच्छेद संख्या 19 देता है, 19 का पहला पार्ट देता है। ठीक है, वाक हो गया, बोलना हो गया। ठीक है, इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी सीधा सा मतलब होता है कि आपको अपने आप को एक्सप्रेशन की आजादी होती है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? लेट मीन्स जैसे आप क्लासरूम में बैठे होते हैं, कई सारे स्टूडेंट होते हैं, टीचर आपको जब बुलाते हैं कि आइए अपना इंट्रो दीजिए। ठीक है, तो आप अपने आप को वहां अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेशन है। ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए थी कि इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये अभिव्यक्त की आजादी भी है। ठीक है, तो यानी कि 19 का पहला पार्ट क्या कहता है? बोलने की आजादी और अभिव्यक्त की आजादी। अब देखिए यहीं पर इसके कई सारे पार्ट और यहाँ पर दिए गए, तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। ये 19 के पहले ही पार्ट में ये सारी बातें आपको कही गई हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करें। देखिए देखिए आपका क्या है? प्रेस की आजादी। प्रेस बोले तो आपको मीडिया का अधिकार, यानी कि जो आपका मीडिया होता है इसको मतलब आजादी होती है। ठीक है, तो ये जो प्रेस की आजादी है यहाँ पर दी गई है, यानी कि प्रेस मीडिया वाले जो होते हैं मुंह के सामने माइक लगा देते, कल आप कहां थे। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे के सारे मीडिया के अधिकार होते हैं। ठीक है, अगला क्या है? पुतला जलाने का अधिकार। क्या होता है भैया पुतला जलाना? अरे भैया जैसे पुतला जलाना, किसी का भी आप पुतला जला सकते हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति के मतलब रोष है अगर, ठीक है, आप उसके प्रति यानी कि बहुत ज्यादा रोष रखते हैं। रोष का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा घेरते हैं उसके मतलब उसके प्रति, तो उसको उसका आप पुतला फूंक सकते हैं, ना कि उसको फूंक सकते हैं। लेट मींस जैसे अभी वर्तमान में जो सरकार बनी हुई है, ठीक है, तो कई सारे प्रदर्शनकारी क्या काम करते हैं कि जैसे पुतला फूंकते हैं। ठीक है, अब जो आप पुतला फूंकते हैं, जैसे कोई भी किसी व्यक्ति का, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल वे में समझाना चाहता हूं। किसी के मतलब अगर विरोध में आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुतला फूंक सकते हैं उसका, उसको मत फूकिए। अगर उसको फूंक देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, उसके पुतले को आप फूंक सकते हैं। नेक्स्ट है मौन धारण करना। ठीक है, तो मौन धारण करने की भी आजादी है। मौन धारण करने का भैया क्या मतलब होता है? लेट मीन्स आपको बता दूं मैं, जैसे लेट मीन्स ब्रेकअप हो जाता है लोगों का, तो कुछ समय तक वो मतलब एकदम इस अवस्था में चले जाते हैं कि जिस अवस्था कोई नाम ही नहीं होता। ठीक है, तो लगभग मौन धारण कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आपको मैं एक और रिलेट करके समझाना चाहता हूं, जैसे लेट मीन्स आपको मैं बताऊं
कि जब भी कोई महापुरुष जैसे मतलब एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है, ठीक है, तो जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी सर की बात करूं तो जब भी मतलब एक्सपायर हुए थे तो देश क्या कर रहा था भैया, उस समय मौन धारण करता था। क्या भैया, मौन धारण करे हुए थे, ठीक है, 2 मिनट का जो मौन धारण करवाया जाता वो, ठीक है। तो ये जो मौन धारण करने की जो स्वतंत्रता आजादी दी गई है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद संख्या 19 के पहले पार्ट में, ठीक है। अगर मैं सेकंड इसकी बात करूं, सेकंड क्या लिखा हुआ है आपका? सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लाया गया था। कब लाया गया था भैया? 12 अक्टूबर 2005। ये आपका 49,000 वाली वैकेंसी में पूछा गया क्वेश्चन है। और हाँ, आप लोग एक बात और ध्यान रखिए, अभी आने वाली आगामी परीक्षाएं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, लेखपाल है आपका, ये अन्य और भी परीक्षाएं हैं, इनके लिए आपको ये पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। और भी यानी कि वनडे अदर एग्जाम जो भी है, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन है, आप सभी समझने का प्रयास करें। तो ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, आरटीआई का अधिकार। ये क्या होता है? सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार का भैया सीधा सा मतलब होता है, जैसे लेट मींस आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी निकली, ठीक है, अब इस वैकेंसी में क्या होता है? घोटाले होते हैं कई सारे, ठीक है। तो उस घोटाले में जैसे आपका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मेरे नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप हाई कोर्ट में, अगर वो जो वैकेंसी है वो अगर भी मतलब जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है, ठीक है, या किसी भी राज्य की वैकेंसी है, तो वहां के आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं जाकर के इस आरटीआई के तहत। और ये 12 अक्टूबर 2005 को लाया गया था, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? सूचना का अधिकार है, जो 12 अक्टूबर 2005 को सरकार के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर झंडा फहराने की आजादी। ये झंडा फहराने की आजादी 24 जनवरी 2004 से मिली हुई थी, ठीक है। जैसे झंडा फहराने का क्या होता है मतलब, लेट मींस यानी कि जैसे आप लोग अपनी गाड़ियों में झंडा लगाते हैं, ठीक है, तो इनकी ये आजादी, या फिर जैसे कोई ग्राउंड होता है, मैच खेल रहे होते लोग, ठीक है, तो वहां पर जो आप यानी कि फ्लैग को यानी कि फहराते हैं, तो ये झंडा फहराने की आजादी 2004 को मिली थी। ये यहाँ पर एक केस पूछा जाता है कि किस केस के तहत? तो नवीन जिंदल केस आया हुआ था, ठीक है। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है फोन टैपिंग, या फिर यहाँ पर लिखा है व्यावसायिक विज्ञान, ठीक है। तो यानी कि सॉरी, व्यावसायिक विज्ञापन होगा, ठीक है। तो व्यावसायिक विज्ञापन, ठीक है। तो ये व्यावसायिक विज्ञापन का क्या मतलब है? जैसे लेट मींस हम ही लोग अपनी कोचिंग वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो ये व्यवसाय है एक, इसका विज्ञापन हम लोग छापते हैं, पैम्पलेट छापते हैं, या कोई बैनर बड़ा सा बनवाते हैं, तो ये सब हमें करने का क्या है? आजादी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टियां मतलब पॉलिटिकल पार्टियां होती है, अपने विज्ञापन छापते हैं, या कोई भी व्यवसाय होता है उसका विज्ञापन छापने का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगले की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बाकायदा आपका इनकी एक क्वेश्चन मतलब एक पूरा बॉक्स बनाएगा, उसमें लिखा हुआ है एकता। आप देश की एकता के लिए, यूनिटी के लिए नहीं बोल सकते हैं भैया, अखंडता पे नहीं बोल सकते, सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए नहीं बोल सकते हैं, पब्लिक यानी कि मोरल कोड, ठीक है, इन सब के लिए आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध का अधिकार है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी नहीं लाता है, नहीं लाती है, तो उसमें आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई प्रदर्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हड़ताल करने की आजादी नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते। अगर किसी कंपनी में कोई भी वर्कर हड़ताल करते हैं तो हड़ताल का क्या मतलब है? वो अपने हाथ में वो काली पट्टी बांध लेते हैं, बट इनको हड़ताल करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या है? अनुच्छेद संख्या 19 का पहला पार्ट पढ़ाया गया। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 19 के सेकेंड पार्ट की। अनुच्छेद संख्या 19 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सभा करने की आजादी। सभा करने का देखिए, आपको एक चीज और समझा दूं, अभी ऊपर से नीचे तक एक बार में एक लाइन में याद करवा देंगे, एक लाइन में, ठीक है। तो यहां पर समझने का प्रयास करें। अनुच्छेद संख्या 19 के सेकेंड पार्ट को लिखा हुआ है सभा करने की आजादी। किसकी आजादी भैया? सभा करने की। सभा करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अच्छा बोल रहे हैं तो लोग आपको सुनने आते हैं। जब आपको सुनने आते हैं तो लोग, अब एक तो आएगा नहीं, बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं, तो जब बहुत सारी संख्या में लोग सुनने आएंगे तो वो एक सभा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सभा बन जाएगी। जैसे आप कथा भागवत कहते हैं, सभा बन जाती है, या कोई अन्य प्रोग्राम करते तो सभा बन जाती है। ये सभा करने की आजादी आपको दी गई है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक आपका यानी कि
प्रावधान होता है कि आप सभा कब नहीं कर सकते। जैसे देश में क्या चल रहा है, धारा 144 लगी हुई है या फिर कर्फ्यू की स्थिति है, तो आप सभाएं नहीं कर सकते, यानी कि निरायुद्ध की स्थिति में, ठीक है, आप सभाएं क्या कर सकते हैं, यानी कि सभाएं कर सकते हैं, यानी कि उसमें कोई युद्ध वगैरह ना हो जाए, ठीक है, तो यानी कि आप सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, आप सभा कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद संख्या सेकंड कहता है, क्या कहता है, सेकंड कहता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर लिखा हुआ है भी आपका आर्टिकल संख्या 19 का थर्ड पार्ट कहता है संगठन बनाने का आजादी, ठीक है, तो आप संगठन बना सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां होते हैं, ये एक संगठन होते हैं, जैसे बजरंग दल का आपने नाम सुना होगा, आरएसएस का नाम सुना होगा, या अन्य कोई भी संगठन, ठीक है, तो ये सब संगठन बनाने की आजादी आपको किसमें दी गई होती है, अनुच्छेद संख्या 19 के थर्ड पार्ट में आपको ये बताया जाता है, ठीक है, तो आप संगठन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भैया, संगठन बना सकते हैं। अगले अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यहां पर लिखा है आर्टिकल संख्या 19 का फोर्थ पार्ट, ये क्या कहता है, 19 का फोर्थ पार्ट ये कहता है संचरण। ये संचरण का भैया क्या मतलब होता है, आप भारत में सर्वत्र आबाद विचरण कर सकते हैं। ये भारत में सर्वत्र आबाद विचरण का क्या मतलब होता है कि आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं। अब देखिए यहां पर दो प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे, आप भारत के अंदर घूम सकते हैं, इसके बाद आप फॉरेन में यानी कि विदेश में भी जा सकते हैं, ठीक है, तो ये भारत में सर्वत्र आबाद विचरण है। जैसे यहां पर एक पॉइंट आपका लिखा हुआ है, जैसे सभी लोग भी घूमते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, ठीक है, तो आप मध्य प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश या किसी भी अन्य स्टेट में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, अगर मैं कुछ क्षेत्रों की बात करें तो आप नोट डाउन करिए इस चीज को कि कौन कौन से क्षेत्रों में नहीं जा सकते। जैसे जो क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जैसे मैं बात करना चाहता हूं कि आप पूर्वोत्तर भारत के ईस्टर्न स्टेट की अगर हम बात करें तो देखिए पूर्वोत्तर अगर भारत की हम बात करेंगे तो इसमें 8 स्टेट है सिक्किम को जोड़ करके, वैसे 7 स्टेटों को भी यानी कि 7 सिस्टर स्टेट की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, तो यहां पर क्या जनजातीय क्षेत्र है, जैसे आपका नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यानी कि इनमें क्या है भैया आपके जनजातीय क्षेत्र है। तो यहां पर कुछ जनजातियों में भैया बैलेंस नहीं है आपका जाना, ठीक है, हाँ अगर आपको घूमने जाना है तो वहां पर भैया सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है, तो उनके साथ आप लोग घूमने जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका संचरण यानी कि भारत में सर्वत्र आबाद विचरण की स्वतंत्रता। हाँ यहाँ पर लिखा मुंबई हाई कोर्ट में एक भैया अपना यानी कि फैसला सुनाया था कि जो एड्स पीड़ित लोग होते हैं, जिनको भैया एड्स की बीमारी होती है, और आपको ये भी पता होगा कि एड्स बीमारी किससे फैलती है, कैसे फैलती है, ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो एड्स में कौन सा वायरस होता है, इस मतलब किस तरीके से ये एड्स आपका फैलता है, ठीक है, या इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं। कमेंट थोड़ा भैया सोच समझ के करना, सही कमेंट होनी चाहिए आपकी, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आर्टिकल संख्या 19 का फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ है। 19 का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, हाँ अभी एक बार में आपको सारा याद करवा देंगे, ठीक है, तो 19 का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं पर बस जाने की स्वतंत्रता, यानी कि निवास कर जाओ और वहीं बस भी जाओ, ठीक है, तो पूरे भारत में आप किसी भी स्टेट में निवास कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में बस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, तो ये अनुच्छेद संख्या आपका 19 का फिफ्थ पार्ट कहता है कि कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। इसका एक अपवाद देखने को मिलता था, जैसे जम्मू कश्मीर, अब वर्तमान में भी जम्मू कश्मीर में भी वो अपवाद नहीं रहा है, तो हम लोगों को पढ़ाने में आसानी हो चुकी है, ठीक है, आगे समझने का प्रयास और करें। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल संख्या 19 का 6 पार्ट क्या कहता है, 19 का 6 पार्ट कहता है संपत्ति खरीदने की आजादी, ठीक है, आप कहीं निवास करेंगे, इसके बाद में कहीं पर क्या करेंगे, संपत्ति खरीदने की आपको आजादी है। तो भारत के किसी भी हिस्से में आप कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं, यह आजादी आपको अनुच्छेद संख्या 19 का 6 पार्ट देता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या दिया, यही संपत्ति आपका भी है, इसमें दिया क्या गया, मोरारजी देसाई की सरकार में क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 करवाया गया है, और इसके बाद में इसमें किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में कि आप जो संपत्ति खरीदते हैं उसके बाद में अगर सरकार को उस संपत्ति की जरूरत पड़ती है तो वो आपकी संपत्ति देनी पड़ जाएगी आपको सरकार को, ठीक है भैया। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था, और वर्तमान में यह एक आपका अधिकार नहीं है, ठीक है, तो इस अधिकार को आप काट देंगे। इस तरीके से आपने कितने अधिकार लिखे थे, 6 प्रकार के, तो अब जब ये आपका 6 पार्ट कट जाएगा तो 7वां ऊपर आएगा, तो ये टोटल आप कितने हो जाएंगे, 6 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे समझने का प्रयास करें, यहाँ पर आर्टिकल संख्या भी आपका यानी कि 19 का
7 पार्ट लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है व्यापार, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप इसको समझ रहे थे इनकी अनुच्छेद संख्या 19 के 6 पार्ट को। इसमें आप एक चीज और समझे कि जो अनुच्छेद 31 में जो दिया गया है उसमें भी संपत्ति का अधिकार है, वो भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया, जिसमें से उस अधिकार को, ठीक है, कानूनी जामा पहनाया गया, तो वो वर्तमान में कानूनी अधिकार है और उसकी व्याख्या अनुच्छेद संख्या 300 के का में की गई है, ठीक है। तो यहां पर समझिए आप लोग 19 का 7 पार्ट, ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, आप भारत के किसी भी हिस्से में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। अब व्यापार किस चीज का कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप व्यापार जानते हैं किस तरीके से किए जाते हैं, हाँ, लेकिन जो व्यापार नहीं कर सकते हैं उन पर मैं आपका यहां पर बता देता हूं। जैसे महिला है, यहां पर लिखा हुआ है, बच्चे लिखे हुए हैं, ठीक है, आप मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे महिलाओं का व्यापार करते हैं लोग, तो इस व्यापार को आप नहीं कर सकते। बच्चों का व्यापार करते हैं तो बच्चों का व्यापार नहीं कर सकते, इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इनकी रोक लगाई गई है, ठीक है। आप नेक्स्ट लिखा है विस्फोटक पदार्थ का व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ, जो लोग विस्फोटक पदार्थ का व्यापार करते हैं और जो लोग ड्रग्स का व्यापार करते हैं, जैसे मतलब कई सारे ड्रग्स होते हैं भैया, ठीक है। तो अभी देखो ड्रग्स में काफी लोग पकड़े भी जा रहे थे, ठीक है। तो जो आपका विस्फोटक है, हाँ, इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं अभी। जैसे मतलब फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जैसे शाहरुख खान के बेटे की बात करें, ठीक है, आर्यन खान की, ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया था, अब उन्होंने थोड़ा सम्माननीय है लेकिन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। उसने क्या काम किया था भैया कि विस्फोटक में वो चरस गांजे में पकड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका विस्फोटक पदार्थ है ये भी आप नहीं बेच सकते, महिलाओं बच्चों को नहीं बेच सकते, और भी आप इसमें आपकी यानी कि ड्रग्स भी आती है, ठीक है, तो ये ड्रग्स वगैरह आप नहीं बेच सकते। इस तरीके से आपने अनुच्छेद संख्या 19 के पार्ट को पढ़ा हुआ है, अनुच्छेद संख्या 20, 21, 22 की, ठीक है। और ये आपका पूरा स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि बताता है, ठीक है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अनुच्छेद संख्या जो 20 है आपका, ये अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। अगर यहां पर साइनिंग आ रहा है तो मैं आपको यानी कि दोबारा से बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब कोई अपराध कर देते हैं और उसका दोष सिद्ध हो जाता है, ठीक है, उसके संबंध में संरक्षण, ठीक है। अब इसके पहले देखिए क्या है कि जब आप कोई जैसे यानी कि कोई आपने कांड कर दिया, लेट मीन, ठीक है, कांड करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ठीक है भैया। अरे कोई भी अपराध कर दिया है तो उसके संबंध में संरक्षण, जब तक कि आपको कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, वो दोषी नहीं ठहराता है तब तक कि आपको सजा कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर क्या है, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो पहला जो यानी कि इसके 3 पॉइंट यानी कि 3 इसके पार्ट हैं, तो समझने का प्रयास करें पहले पार्ट को। अपराध के समय का कानून लागू होगा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या, अपराध के समय का कानून लागू होगा। हाँ भैया, अपराध के समय का ही कानून लागू होगा, इसका मतलब क्या है ये समझिए आप लोग, ठीक है। लेट मीन्स आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूं। लेट मीन्स होता क्या है कि आपने कोई अपराध कर दिया 2018 में, लेट मीन्स, ठीक है, और 2018 में जैसे आपने अपराध क्या किया है कि एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब मर्डर करने की सजा क्या है, 20 साल है, ठीक है। अब यही 2018 में आपने अपराध किया, इसके बाद में जैसे 2022 आ गया, ठीक है, 2022 में अगर मर्डर की सजा क्या हो जाती है, 10 साल हो जाती है, लेट मीन्स, ठीक है। तो 18 में सजा थी 20 साल और 22 में सजा हो गई कानून में संशोधन होकर के 10 साल, ठीक है। अब आपका जैसे आपने 18 में केस किया, कांड किया कोई, अब वही कांड आपका सॉल्व हुआ जाकर के 2-3 साल बाद, ठीक है, लेट मीन 2022 में सॉल्व हुआ जाकर के, ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपको सजा किस कानून के तहत मिलेगी, वो जो नया बन के आया है या फिर जब आपने कांड किया था तब? तो जब आपने कांड किया था तभी के कानून आप पर लागू होंगे। तो यही 20 का आपका पहला पार्ट यही कहता है कि अपराध के समय का कानून लागू होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड अगर हम पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में लिखा है एक अपराध की एक सजा होगी, ठीक है, यानी कि एक अपराध की एक सजा। जैसे आपने कहीं निपटाने गए तो 10-15 इकट्ठे निपटा दिए, तो वहां पर एक अपराध के लिए एक बार ही आपको दोषी ठहराया जाएगा, यानी कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा आपको दी जाएगी, ठीक है। अगला भी थर्ड पार्ट लिखा है खुद के
विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे नार्को टेस्ट को बैन कर दिया गया है, अब नार्को टेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। आइए, हाँ, अगर अनुमति मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट तो नार्को टेस्ट आप कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। आइए समझने का प्रयास करें अनुच्छेद संख्या 21 को, जिसमें लिखा है भैया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या लिखा है भैया? प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक। प्राण का मतलब लाइफ होता है, दैहिक का मतलब बॉडी होता है, ठीक है। प्राण लाइफ की स्वतंत्रता, आपको प्राण अपने प्राण बचाने का अधिकार है। और दैहिक मतलब आप कहते हैं ना देह तोड़ देंगे, तो वही यहाँ है भैया दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। आपको अपनी बॉडी को बचाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आइए समझने का इसमें मतलब प्रयास करें थोड़ा डीपली, ठीक है। देखिए, आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ठीक है। अब प्राण दैहिक स्वतंत्रता यानी कि आपको कोई मारकूट नहीं सकता है, ठीक है। तो और यह एक अनुच्छेद 21 ऐसा अनुच्छेद है जो आपका आपातकालीन स्थिति में भी आपसे नहीं छीना जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, पूछता क्या है भैया कि ऐसी मतलब आपातकालीन स्थिति में इनमें से कौन सा अनुच्छेद भी आपसे नहीं छीना जा सकता है? तो अनुच्छेद संख्या 21। ऑप्शन में नहीं है अनुच्छेद संख्या 20 पे टिक लगा दो, ऑप्शन में नहीं है 19 पे टिक लगा दो, ऑप्शन में नहीं है तो अब गलत हो जाएगा भैया, ठीक है। ये आपके हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? अनुच्छेद संख्या 21 को देनी है। समझने का प्रयास करें। आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है, आपके कोई प्राण नहीं ले सकता है और देह नहीं तोड़ सकता है कोई आपकी, ठीक है। आप अपनी आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। आप जब सुसाइड करते हैं तो आपको सुसाइड करने का अधिकार नहीं है बाबू, ठीक है। अगर सुसाइड करते किसी ने देख लिया, FIR कर देगा जाकर के, ठीक है, या सूचित कर देगा पुलिस को, और आप बच गए, बाई चांस बच गए, तो भैया आपको सजा कौन देगी? पुलिस आपको, सरकार सजा देगी। इसके बाद में जो आपको सजा मिलेगी वो धारा संख्या 309 के तहत सजा दी जाएगी। तो समझ लीजिए, आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। लटको तो ऐसे लटको कि एक ही बार में निपट जाओ, नहीं तो बच गए तो भैया आपको 309 के तहत सजा दे दी जाएगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ कहने का ये मतलब नहीं लटक जाओ तो एकदम से, ठीक है। पहली बात लटकना नहीं चाहिए। देखिए, सुसाइड वगैरह करना, मैं आपको एक बता देता हूँ बात, सुसाइड वही बंदे करते हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता है, कुछ करने का कोई जुनून नहीं होता है, ठीक है। आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो जोश जज्बे और जुनून के साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं ना, अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, अब भी जो देश के काम ना आए वो बेकार की जवानी है, ठीक है। तो ये जवानी जो है आप पढ़ने में बिताइए, देश की रक्षा में बिताइए, कुछ ऐसे मतलब सांस्कृतिक कार्य करिए या कुछ ऐसे काम करिए जिससे अपने देश का विकास हो सके, एक समाज का विकास हो सके, ऐसे आप कार्य करिए, ठीक है। आइए समझने का प्रयास करें। अगला, आपको स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, ठीक है। इसी के तहत भैया एनजीटी की स्थापना भैया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में करी गई थी। इसका भैया हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। और विदेशी यात्रा का अधिकार है, आप विदेश में घूमने जा सकते हैं, इसका भी आपको अधिकार अनुच्छेद संख्या 21 देता है। इसके बाद में निजता का अधिकार, निजता, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है आपका, आपको निजता का अधिकार दिया जाता है, प्राइवेसी का अधिकार। आप अपने मोबाइल में जो पासवर्ड डाल लेते हैं ना, ये पासवर्ड अगर कोई दूसरा पूछ रहा है तो मत बताइए कभी, ठीक है। हाँ, अगर वो तुम्हें कनपटिया दे भैया कि पासवर्ड बताओ, नहीं मारेंगे तुम्हें, ठीक है। हाँ, तो सीधे चले जाओ, कहां चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि आपको ये प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है, आपकी प्राइवेसी कोई नहीं छीन सकता है। द हिंदू का छपा हुआ एक आर्टिकल था, मैं अभी बता देता हूं आपको। रात को 2 बजे हस्बैंड एंड वाइफ सो रहे होंगे, और जिसमें से भैया जब हस्बैंड जगा रात को 2 बजे तो उसने पाया कि जो वाइफ है ना भैया, वो कहीं मतलब चैटिंग में लगी पड़ी है। अब भैया उसकी सनक गई, जब उसकी सनक गई, द हिंदू का छपा हुआ आर्टिकल है भैया, जब उसकी सन के तो उसने कहा पासवर्ड बताओ, जल्दी दिखाओ इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। उसने कहा नहीं दिखाएंगे। अब इसमें हो गया दोनों में बहस आपस में। जब दोनों में भैया बहस हो गया आपस में, तो भैया उसने कहा कि मतलब दिखाओ नहीं, तलाक
तो उसने कहा ठीक है तलाक दे दो। कहे भैया अगर मतलब दिखा दे रहे हैं तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, कहां तुम्हारा चल रहा सेटअप सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि ये मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी भैया सीधे साफ शब्दों में कह दिया, कहा क्या भैया कि हाँ आप उससे यह अधिकार नहीं छीन सकते हैं, यह उसका प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत। तो आप पासवर्ड नहीं पूछ सकते, सीधी सी बात। आपको तलाक देना तलाक दे दीजिए, ठीक है। हाँ आप मारकूट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ तलाक दे सकते हैं, ठीक है। हाँ फिर इसमें ये जो आर्टिकल आपका छपा था वो मैंने आपको बता दिया, लगभग 2018 की घटना है ये आपकी, ठीक है। आगे सुनिए भैया, आश्रय का अधिकार, आपको आश्रय का अधिकार है, हेल्थ का अधिकार, हेल्थ का भी अधिकार आपको भैया अनुच्छेद 21 देता है। इसका मतलब क्या है, जैसे लेट मींस अभी कोविड आया हुआ था, ठीक है। अब कोविड में क्या था भैया, ये एक महामारी थी, ठीक है, पेंडेमिक थी। अब इस पेंडेमिक में भैया इससे बचने के लिए सरकार ने बहुत सारे उपबंध किए, बहुत सारे इनकी काम किए, ठीक है। तो यहाँ पर जब बहुत सारे काम किए भैया बचने के लिए, यहाँ पर ठीक है, जब ये बहुत सारे काम किए यानी कि पेंडेमिक से बचने के लिए, तो सरकार ने यानी कि कुछ जैसे आपका हेल्थ के लिए यानी कि जैसे वैक्सीनेशन मुफ्त में करवाया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे काम करे गए, ठीक है। इसके बाद ये त्वरित सुनवाई, ठीक है, ये त्वरित सुनवाई भैया क्या होती है, ठीक है। तो त्वरित सुनवाई का मतलब है आपका तुरंत जैसे 112 मिलाया तो तुरंत सुनवाई आपकी कर दी जाती है, ठीक है। महिलाओं का आदर करें और सम्मान करें, ये भी इसी में है, ठीक है, यानी कि महिलाओं का आप सम्मान करें। मैं एक बात यहाँ पर भी बोलना चाहता हूँ, आप सभी यानी कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ समझने का आप प्रयास करें, आप एक जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं या आप एक ऐसे एनवायरनमेंट का विकास करें जिसमें महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। यानी कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट का विकास करें जिससे महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। अब ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई महिला जा रही है, अब उसे यही डर लगा रहता है कि कहीं यही ना हमें चोटिल कर दे या यही हमें ना कोई नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट का विकास करें जिससे महिलाएं आपके साथ में बहुत अच्छा सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। तो महिलाओं को प्यार दें, सम्मान दें, और भैया ये आपका अनुच्छेद कहता है 21, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करें। अनुच्छेद संख्या 21 का क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन कहता है शिक्षा का अधिकार। ये आपका शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद संख्या 21 का मतलब है ये कहीं बाद में जोड़ा गया होगा, और इसको जोड़ा कब गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और जब ये राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया तो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार दिया गया, और यही आपका अनुच्छेद संख्या 44 में पहले वर्णित किया गया था, तो उसको उठा करके 21 के काम में पटक दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर 6 से 14 साल के बच्चे को आप शिक्षित नहीं कर रहे हैं तो सीधा कहां चले जाएगा भैया, सुप्रीम कोर्ट, कि भैया सरकार है हमें शिक्षा नहीं दे रही है, काहे की वजह से यहाँ पर लिखा है राइट टू एजुकेशन, इनकी ये मूल अधिकार है, ठीक है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान, और इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया। तो पहले जब इसको किया गया तो 7 राज्यों में लागू किया गया। इसके बाद में 1 अप्रैल 2010 से समस्त भारत, संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करें, हाँ राइट टू एजुकेशन। इसके बाद में अनुच्छेद 21 के काम में ही समझने का और प्रयास करें, जैसे इसी में और दिए गए होते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय, हाँ एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर, जैसे जो सिख समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है भैया, तो सिख समुदाय के लोगों को भी कृपाण धारण करने का अधिकार होता है। किसका, कृपाण, यानी कि जो वो अपना कृपाण रखते हैं, कृपाण धारण करने का उनको क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भैया आपके बताए गए होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बताए गए होते हैं, ठीक है। आगे समझने का और प्रयास करें, जैसे हिंदू समुदाय में जो महिलाएं होती हैं उनको मांग भरने की आजादी होती है, तो यही सब आजादी मिली होती है। मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिलाएं होती हैं बुर्का पहनने की आजादी होती है, ये भी आजादी सब यहीं पर दी जाती है आपको, ठीक है। और ये आजादी देखिए, ये सब आजादी थोड़ी धार्मिक आजादी होती है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 25 में भी आपको देखने को मिलेगा जाकर के, ठीक है। आइए समझने का आगे प्रयास करें। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अनुच्छेद संख्या 22, जिसमें लिखा है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। ये जो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, यानी कि जब आपको यानी कि कोई गिरफ्तार करने आएगा तो आप अपने आप को संरक्षित कैसे करेंगे, समझने का प्रयास करें। इसमें भी 2 पार्ट बताए गए, दोनों को अच्छे से समझिएगा।
देखिए, जब आपको कोई बंदा गिरफ्तार नहीं करने आएगा, पुलिस वाला गिरफ्तार करने आएगा, ठीक है। तो जो पुलिस वाला गिरफ्तार करने आता है तो आप पहली बार डराए जाते हैं, भागे लेते हैं सीधे सीधे कि पुलिस आ गई गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। तो भागिएगा मत, ठीक है। आप वहीं बने रहिए और हाँ, पुलिस वालों से या जो भी बंदा आपको गिरफ्तार करने आता है उससे आप गिरफ्तारी के कारण पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक आपका मूल अधिकार, मौलिक अधिकार लिखा हुआ है अनुच्छेद 22 का पहला पार्ट। गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए, ठीक है। तो आप उससे अपने गिरफ्तारी के कारण पूछ सकते हैं कि भैया बताइए गिरफ्तारी का क्या कारण है, ठीक है। और अगर नहीं बताता है तो वारंट, और मत जाइएगा, ठीक है, और उससे मांगी वारंट कहां है, ठीक है। तो वो वारंट भी दिखाएगा। और वारंट किसके नाम पर जारी किया जाता है? तो वारंट हमेशा उस दरोगा के नाम पर जारी किया जाता है जो आपको गिरफ्तार करने आता है, ठीक है। आगे समझने का और प्रयास करें। आपको अगर वारंट समझ में नहीं आ रहा, अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में लिखा, नहीं समझ में आ रहा, पढ़े लिखे नहीं है, तो आप परामर्श ले सकते हैं अपने वकील से। क्या? वकील से, ठीक है। आपने हिंदी मूवी देखी होंगी, तो ये बहुत सारे सीन यहाँ पर ये दिखाए जाते हैं कि गिरफ्तार करने जाता है, गिरफ्तार नहीं करके ला पाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो बाद में आप अपने वकील से परामर्श भी ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इस क्या कहता है इसका, तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है भैया, यानी कि गिरफ्तारी जब कर लेते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत कराने का अधिकार होता है। अगर वो दरोगा आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं कराता है तो केस ठोक दीजिए भैया आप लोग हैबियस कॉर्पस के तहत। किसके तहत? हैबियस कॉर्पस। ये हैबियस कॉर्पस क्या होता है भैया? ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक रिट होती है। इस रिट के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 32 के तहत, हाई कोर्ट जाएंगे तो 226 के तहत चले जाइए और भैया आप यानी कि उस दरोगा की वर्दी उतरवा सकते हैं, ठीक है। तभी तो लोग कहते हैं वर्दी उतरवा देंगे तुम्हारी, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर क्या कर सकते हैं भैया, यानी कि उसको भैया निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने ले जाइए, डीएम के सामने ले जाइए। और दूसरी चीज, इसमें आने और जाने का समय इंक्लूड नहीं किया जाता है, आने और जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। और इसमें क्या भैया, जो आयकर लोग होते हैं या जो विदेशी लोग होते हैं, इनको भैया यानी कि इन सब चीजों से मतलब ऊपर ही रखा जाता है, यानी कि डायरेक्ट इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज आयकर। अब यहां से एक संबंध आपका अभी नया केस जो निकला हुआ है, जैसे पीयूष जैन, ये कन्नौज वाले, ठीक है, इतना पैसा पता नहीं कहां से लाए थे, ठीक है। विदेशों में वगैरह व्यापार चलता था इनका, ठीक है। अब बताओ मिला क्या? एक भी नहीं मिला, जेल हो गई फालतू में, ठीक है। तो सरकार को भैया टैक्स देना चाहिए, क्योंकि सरकार भैया टैक्स से ही अपने काम आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो चलिए इतना आपने समझ लिया है। इसके बाद में लिखा हुआ है हिरासत, ठीक है। हिरासत लगभग 3 महीने की हो सकती है, इससे अधिक की भी आपकी हिरासत हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे भैया निवारक निरोध कानून। क्या पढ़ेंगे? निवारक निरोध कानून पढ़ेंगे, जैसे मीसा, टाडा, पोटा, नशा, ये सब आपके निवारक निरोध कानून है। इसके बाद में सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।